हेलो, गुड इवनिंग एंड सत श्री अकाल एवरीवन। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस करना स्टार्ट किया था। नाउ आज इस लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट 4 जो प्रिंसिपल्स है वो डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने 3 प्रिंसिपल्स जो थे वो डिस्कस कर लिए थे। पहला था डिवीजन ऑफ वर्क, दूसरा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड तीसरा प्रिंसिपल हम लोगों ने डिस्कस किया था डिसिप्लिन। नाउ आज आगे 4 हम डिस्कस करेंगे। होपफुली आप लोगों को वो पहले 3 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट समझ आए होंगे। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी अगर आपकी है तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। नाउ नेक्स्ट 4th प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड यानी कि कमांड का मतलब आप लोगों को पता ही है। कमांड का मतलब क्या होता है? ऑर्डर, ठीक है, एंड यूनिटी का एकता। तो यहाँ पर यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल आपको क्या बोल रहा है कि आपकी कमांड में यूनिटी होनी चाहिए। आपकी कमांड में यूनिटी होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है कि कोई एक सबऑर्डिनेट है, सबऑर्डिनेट मतलब कि कोई एक एम्प्लॉय है, उस एक एम्प्लॉय को देखो, ये 2 आपके बॉस हैं, बॉस नंबर 2, बॉस नंबर 1। अगर सेम टाइम पर बॉस नंबर 1 ने भी एम्प्लॉय को काम दे दिया और बॉस नंबर 2 ने भी एम्प्लॉय को काम दे दिया तो इससे क्या होगा? एम्प्लॉय जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा और वो दोनों का ही काम, मतलब वो कंफ्यूज हो जाएगा। उसे समझ नहीं आएगा कि पहले बॉस नंबर 1 का वो काम करे या फिर बॉस नंबर 2 का वो काम करे। तो ऐसी सिचुएशन ना क्रिएट हो तो उसी के लिए फ्योल ने कहा है आपको ये प्रिंसिपल फॉलो करना है। इस प्रिंसिपल का क्या मतलब है कि एट अ टाइम, एक टाइम पर एक ही बॉस एक एम्प्लॉय को ऑर्डर्स देगा। एक टाइम पर 2 बॉस एक एम्प्लॉय को ऑर्डर्स नहीं दे सकते। अगर एक टाइम पर 2 बॉस एक एम्प्लॉय को ऑर्डर देंगे तो उससे एम्प्लॉय कंफ्यूज हो जाएगा। उसकी एफिशिएंसी, वो प्रॉपरली डिसाइड नहीं कर पाएगा पहले किसका काम करे, बॉस 1 का या फिर बॉस 2 का। अगर बॉस 1 का काम पहले कर दिया तो बॉस 2 नाराज हो जाएगा, एंग्री हो जाएगा। अगर बॉस 2 का काम पहले कर दिया तो बॉस 1 एंग्री होने के चांसेस है और इन दोनों में भी कंफ्लिक्ट अराइज होने के, इन दोनों में भी डिस्प्यूट अराइज होने के चांसेस है, इनकी ईगो क्लैश होने के चांसेस है। सो दैट हेनरी फ्योल ने कहा है कि इस तरह की सिचुएशंस को आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अवॉइड करना है। तो अवॉइड करने के लिए आप क्या करोगे? यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल को फॉलो करोगे। ये वाली अप्रोच नहीं होनी चाहिए। ये है आपका बॉस नंबर 1, ये है आपका बॉस नंबर 2 एंड ये है आपका एम्प्लॉय नंबर 1, एम्प्लॉय नंबर 2। ये वाला बॉस जो है, बॉस नंबर 1, वो एक टाइम पर एम्प्लॉय नंबर 1 को भी ऑर्डर दे सकता है। एक टाइम पर मतलब एम्प्लॉय 1 और एम्प्लॉय 2 को दोनों एक साथ ऑर्डर दे सकता है, लेकिन ये एम्प्लॉय जो है वो इन दोनों बॉसेस से एक टाइम पर ऑर्डर रिसीव नहीं करेगा। यही यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल कहता है। द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड स्टेट्स दैट एम्प्लॉयज शुड रिसीव ऑर्डर्स and instructions from one boss only if 2 or more superiors command a worker at the same time. He will get confused to whose command should he follow. तो वो क्या हो जाएगा? कंफ्यूज हो जाएगा किसकी कमांड वो पहले फॉलो करे। अगर एक से ज्यादा बॉस, एक से ज्यादा सुपीरियर्स एक ही टाइम पर एक एम्प्लॉय को काम बोलेंगे तो। सिमिलरली आप अपने घर पे भी देख सकते हो, एक ही टाइम पर मम्मी पापा ने दोनों ने काम बोल दिया। अब किसका काम पहले किया जाए? मम्मी का या फिर पापा का? मम्मी का काम पहले कर दिया तो पापा गुस्सा करेंगे, पापा का काम पहले कर दिया तो मम्मी गुस्सा करेगी, तो कंफ्यूजन अराइज होगी, आप डिस्टर्ब होगे, आप प्रॉपरली काम नहीं कर पाओगे। वही चीज ऑर्गेनाइजेशन में भी होती है कि अगर आप एक ही टाइम पर 2 एम्प्लॉय, एक ही टाइम पर 2 बॉसेस एक एम्प्लॉय को काम करने को दे देते हो तो। समझ आया यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल? नाउ इसके पॉजिटिव और वायोलेटिंग इफेक्ट्स क्या क्या है वो डिस्कस करते हैं। सो यूनिटी ऑफ कमांड के पॉजिटिव और वायोलेटिंग इफेक्ट्स यहाँ पर आपको मेंशन किए हुए हैं। पहले पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या होंगे अगर आप इस प्रिंसिपल को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो करते हो तो?
प्रिवेंट्स डुअल सबऑर्डिनेशन। डुअल सबऑर्डिनेशन का क्या मतलब होता है कि एक टाइम पर एक एम्प्लॉय जो है वो एक सुपीरियर का ही सबऑर्डिनेट होगा। अगर एक टाइम पर दो बॉसेस एक एम्प्लॉय को काम दे रहे हैं तो वहां पर डुअल सबऑर्डिनेशन यानी कि एक एम्प्लॉय दो सुपीरियर्स के अंडर काम कर रहा है, ये चीज आ जाएगी। तो ये चीज को प्रिवेंट करता है, रोकता है यूनिटी ऑफ कमांड। इजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एन इंडिविजुअल। अगर देखो बॉस 1 ने भी काम दे दिया, बॉस 2 ने भी काम दे दिया, काम दोनों का ही नहीं हुआ, आप यही सोचते रह गए कि पहले बॉस 1 का काम करूं या फिर बॉस 2 का काम करूं, और इस चक्कर में आपने काम ही नहीं किया। तो यहाँ पर आपकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना मुश्किल है कि बॉस 1 अगर पूछेगा तो आप कह दोगे कि मैं तो बॉस 2 का ये काम कर रहा था। बॉस 2 अगर आपसे पूछने आ रहा है तो आप बोल दोगे मुझे बॉस 1 ने काम दे दिया था इसीलिए आपका काम पूरा नहीं हो पाया। तो जवाबदेही इस सिचुएशन में फिक्स करनी मुश्किल है, लेकिन अगर एक टाइम पर एक ही सुपीरियर काम दे रहा है तो काम अगर नहीं होता तो जवाबदेही आप फिक्स कर सकते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जा सकती है इंडिविजुअल की। हार्मोनियस एंड कॉर्डियल रिलेशन अमंग मैनेजमेंट एंड दी एम्प्लॉय। इससे जो मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज है उनके रिलेशन शांतिपूर्वक बने रहते हैं। परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज विल इंक्रीज, और एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। अगर वो कंफ्यूज होता जाएगा तो उसकी एफिशिएंसी कम ही होगी। सो ये पॉजिटिव इफेक्ट्स है। अगर इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया जाता तो उसके वायलेटिंग इफेक्ट्स क्या होंगे? सबऑर्डिनेट की एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाएगी, कंफ्यूज सिचुएशन सबऑर्डिनेट्स के लिए क्रिएट हो जाएगी, सबऑर्डिनेट्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी से इजीली भागने की कोशिश करेंगे। वही जो मैंने आपको बताई कि अगर बॉस 1 पूछ रहा है तो बोल दोगे कि उसका काम कर रहा था इसीलिए नहीं हुआ, अगर बॉस 2 पूछ रहा है तो बोल दोगे बॉस 1 का काम कर रहा था इसीलिए नहीं हुआ। तो इजीली आप यहाँ पर काम ना करके भाग सकते हो। मैनेजर्स के बीच में उनकी ईगो क्लैश हो सकती है, उनके बीच में डिस्प्यूट अराइज हो सकते हैं। ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस, यहाँ पर ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस की सिचुएशन भी क्रिएट होगी। सो ये है यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास यूनिटी ऑफ डायरेक्शन प्रिंसिपल। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो भी आप काम कर रहे हो उस काम की डायरेक्शन एक होनी चाहिए। तो इस प्रिंसिपल में कुछ एक लाइन हाईलाइट की गई है। क्या लाइन है वो? 1 यूनिट एंड 1 प्लान, या फिर आप ये भी बोल सकते हो 1 प्लान मस्ट हैव ओनली 1 हेड। तो ये है आपका यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। देखो यार इतनी बात हमें समझ आ गई है कि मैनेजमेंट हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारे जो भी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हम पूरा कर सके, उनको अचीव कर सके, इसीलिए हम लोग मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी आपका बड़ा गोल है, उस गोल को अचीव करने के लिए वेरियस नंबर ऑफ एक्टिविटीज आप परफॉर्म करते हो, जैसे कि परचेज की एक्टिविटी होगी, प्रोडक्शन की एक्टिविटी होगी, सेल की एक्टिविटी होगी, इसी तरह से बाकी और भी बहुत सारी एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म की जाती है। तो प्रोडक्शन का जो मैनेजर है उसका अपना कुछ ऑब्जेक्टिव होगा, सेल वाले मैनेजर का अपना कुछ ऑब्जेक्टिव होगा, परचेज वाले मैनेजर का अपना कुछ ऑब्जेक्टिव होगा कि किस तरह से वो 10% इंक्रीज करने का सेल का टारगेट इंक्रीज करे, किस तरह से वो सेल के टारगेट को मीट करने के लिए प्रोडक्शन करे, किस तरह से प्रोडक्शन टाइमली करने के लिए वो परचेज करे। इस तरह से हर एक मैनेजर का कुछ ना कुछ अपना अपना इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव भी होगा, जो कि इस मेन ऑब्जेक्टिव के जो कि इस मेन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए उन्होंने क्रिएट किया होगा। नाउ अब बात क्या है कि सेल्स का जो डिपार्टमेंट है उसमें काम करने के लिए हमें चाहिए एक हेड। सेल्स डिपार्टमेंट में काम करने वाले बहुत सारे लोग होंगे, उन सभी लोगों के एफर्ट्स को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए एक हेड होना चाहिए, और उस डिपार्टमेंट का एक ही प्लान होना चाहिए कि किस तरह से काम किया जाए। अगर एक डिपार्टमेंट या फिर एक ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए आप 2 प्लान्स बनाओगे, या फिर एक ही ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए आपके 2 मैनेजर्स आपने लगाए हैं, तो कभी भी आपका ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हो सकता। वो दोनों मैनेजर्स जो हैं वो आपस में लड़ते ही रह जाएंगे। दोनों मैनेजर्स को होगा कि मेरे अकॉर्डिंग काम किया जाए। मैनेजर ए कहेगा मेरे अकॉर्डिंग काम हो, मैनेजर बी कहेगा मेरे अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग काम हो, तो इस तरह से उन दोनों के बीच में डिस्प्यूट ही होता रहेगा, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जो है वो पूरा नहीं हो पाएगा। सो दैट अकॉर्डिंग टू द यूनिटी ऑफ डायरेक्शन प्रिंसिपल, जो भी आप काम करना चाहते हो, चाहे कोई बड़ा ऑब्जेक्टिव है चाहे कोई छोटा ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए आपके पास एक प्लान होना चाहिए और उस प्लान का एक ही हेड होना चाहिए, एक से ज्यादा हेड नहीं होने चाहिए। मतलब कि आपकी डायरेक्शन में यूनिटी होनी चाहिए। अगर दो हेड होंगे तो ए मैनेजर दूसरी डायरेक्शन में जाएगा, बी मैनेजर दूसरी डायरेक्शन में जाएगा, तो आपका ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हो पाएगा। ऑब्जेक्टिव कब पूरा होगा? जब आप एक ही राह पर, एक ही डायरेक्शन पर चलकर काम करते हो। सिंपल सी इतनी सी बात यूनिटी ऑफ डायरेक्शन प्रिंसिपल में कही गई है। वन यूनिट एंड वन प्लान फॉर द ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव इज द एसेंस ऑफ दिस प्रिंसिपल। एक यूनिट का एक प्लान होगा फॉर डिफरेंट ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज जिनका सेम ऑब्जेक्टिव है, वही इस प्रिंसिपल का मेन क्या है, इंपॉर्टेंस है कि जो भी आपको ऑब्जेक्टिव पूरा करना है उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए एक प्लान और एक ही हेड होगा। इट इंप्लाइज दैट देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान फॉर अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज। कुछ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज जैसे कि परचेज रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज है, प्रोडक्शन रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज है, उन ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज के रिलेटेड आपके पास एक प्लान और एक ही हेड होना चाहिए। Having the same objective, it means that the efforts of the members of the organization should be directed towards the achievement of a common goal। तो इसका सिंपल सा इस प्रिंसिपल का मतलब इतना ही है कि जितने भी मेंबर्स, जितने भी लोग, ग्रुप ऑफ पीपल काम कर रहे हैं, उन सभी के एफर्ट जो है वो एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए ताकि जो कॉमन ऑब्जेक्टिव है वो हम अचीव कर सके। सो ये है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन प्रिंसिपल। नाउ अब बात करते हैं इस प्रिंसिपल के पॉजिटिव और वायलेटिंग इफेक्ट्स क्या क्या हैं। अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो करोगे तो आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स है जो है वो अचीव हो जाएंगे। एम्प्लॉयज के एफर्ट्स जो है वो एक ही डायरेक्शन में आप अलाइन कर सकते हो। डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज ऑब्वियस सी बात है नहीं हो पाएगा और कोऑर्डिनेशन भी आप इजीली इस्टेब्लिश कर सकते हो। अगर इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया जाएगा तो कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश नहीं होगी। कोई किसी डायरेक्शन में काम कर रहा है, कोई किसी डायरेक्शन में काम कर रहा है, एफर्ट्स और रिसोर्सेज जो है वो वेस्ट होंगे एंड डिफिकल्टी होगी आपको ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में। क्लियर हो गया यूनिटी ऑफ डायरेक्शन प्रिंसिपल। नाउ नेक्स्ट प्रिंसिपल है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। देखो यार, सभी प्रिंसिपल्स के नामों में ही इनका मतलब, इनका मीनिंग छुपा हुआ है। सबऑर्डिनेशन का मतलब होता है बिलो रैंक प्रोवाइड करना। बिलो रैंक प्रोवाइड करना किसको? इंडिविजुअल इंटरेस्ट को। किससे बिलो? जनरल इंटरेस्ट से। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक मैनेजर को हमेशा अपना फायदा बाद में सोचना चाहिए, पहले ऑर्गेनाइजेशनल फायदा, जनरल इंटरेस्ट मतलब कि ऑर्गेनाइजेशनल फायदा, सबका फायदा पहले सोचो, अपना फायदा बाद में सोचो। ये बोलता है आपका सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इन एनी ऑर्गेनाइजेशन द कंपनीज इंटरेस्ट मस्ट ऑलवेज बी privileged over the particular interest of the owner and the employees। किसी भी कंपनी में जो ऑनर और एम्प्लॉयज का इंटरेस्ट है उससे ज्यादा प्रिविलेज किसको मिलना चाहिए? पर्टिकुलर जो कंपनी का इंटरेस्ट है उसे मिलना चाहिए। दिस इज कॉल्ड सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट अगेंस्ट द कंपनीज इंटरेस्ट। इट विल ऑलवेज बी नेसेसरी टू गिव मोर इंपॉर्टेंस ऑफ व्हाट हैपन इन द कंपनी देन पर्सनल इश्यूज। कि जो भी आपकी पर्सनल इश्यूज है उनको आप साइड में रखकर ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी कंपनी में क्या हो रहा है उसके ऊपर आपको ज्यादा ध्यान देना है और ऑर्गेनाइजेशन का फायदा ही हमेशा आपको देखना है। सो इसमें से अगर आपको ये प्रिंसिपल आ जाता है एक्सप्लेन करने के लिए, तो एक्सप्लेन करने के साथ साथ ये चीज़ आपने एक्सप्लेन करके एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो कि परचेज मैनेजर जो है वो मार्केट से कुछ मटेरियल परचेज करने गया था। मार्केट से वो मटेरियल उसे थोड़ा सस्ता मिल रहा था, लेकिन उसके अपने बेटे की दुकान से वो मटेरियल उसे थोड़ा सा महंगा मिल रहा था। पर उसने अपने बेटे का अपना फायदा देखने के लिए अपनी बेटे की दुकान से खरीदा, तो यहाँ पर इस प्रिंसिपल का वायलेशन हो रहा है। अगर वो मार्केट से सस्ते रेट में खरीदेगा तो यहाँ पर वो इस प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है। तो इस तरह से कुछ भी एग्जाम्पल आप अपनी तरफ से बनाकर जिसमें आप दिखा दो कि मैनेजर ने अपने इंटरेस्ट को नहीं चूज किया बल्कि कंपनी के इंटरेस्ट को चूज किया, वहां पर इस प्रिंसिपल को फॉलो किया गया है। समझ आई बात?
नाउ इसके पॉजिटिव और वायलेटिंग इफेक्ट्स क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। पॉजिटिव इफेक्ट्स है अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। अगर आप ऑर्गेनाइजेशनल का फायदा ज्यादा सोचोगे, अपना फायदा नहीं सोचोगे, तो ऑब्वियसली बात है कि आप इजीली ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव कर सकते हो। अलाइनमेंट ऑफ पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, इस तरह से अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हो तो ऑर्गेनाइजेशनल को गोल्स को प्रायोरिटी देते हो और पर्सनल गोल्स को उसके नीचे रखते हो, तो अलाइनमेंट ऑफ पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स भी आप कर सकते हो कि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आए जहां पर आप दोनों का फायदा हो रहा है या फिर कंपनी का फायदा और आपका खुद का नुकसान हो रहा है, तो आपको कंपनी का फायदा सोचना चाहिए। वायलेटिंग इफेक्ट्स के क्या क्या है? फेलियर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स आपके अचीव नहीं होंगे। ईच एम्प्लॉय में सफर इन दी लॉन्ग रन, अगर आप अपना फायदा सोच लेते हो और ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान करवा देते हो तो उससे सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का नहीं बल्कि उसमें काम करने वाले हर एक एम्प्लॉय का नुकसान होगा, इंक्लूडिंग यू ऑल्सो। सो ये चीज आपको नहीं करनी चाहिए, आपको हमेशा ऑर्गेनाइजेशन का फायदा ही पहले सोचना चाहिए। नाउ रेम्यूनरेशन प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो भी एम्प्लॉय आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उसे फेयर रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन का मतलब होता है सैलरी और वेजेस, जो भी आप उसे पे कर रहे हो उसे हम रेम्यूनरेशन बोलते हैं उसके काम के बदले में। तो जो रेम्यूनरेशन है सैलरी और वेजेस वो हमेशा फेयर आपको पे करने चाहिए, इतनी फेयर होनी चाहिए कि उसके काम के अकॉर्डिंग वो अपना एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अचीव कर सके, और इतनी ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए कि कंपनी की औकात से बाहर हो जाए। रेम्यूनरेशन हमेशा इतनी होनी चाहिए कि कंपनी भी उसे इजिली पे कर सके और एम्प्लॉय भी उससे अपना एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अचीव कर सके। दिस प्रिंसिपल, मतलब ये जो प्रिंसिपल है ना वो सिर्फ एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं करता बल्कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता है कि फेयर रेम्यूनरेशन होनी चाहिए दोनों के ही पॉइंट ऑफ व्यू से। दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट एम्प्लॉय इन एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी पेड फेयरली एंड एडुकेटली टू गिव देम मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, इतना मिले कि ताकि उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके। एम्प्लॉय शुड बी पेड फेयर वेजेस एंड सैलरीज विच वुड गिव राइज टू देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करे उतना उन्हें मिलना चाहिए। एंड एट द सेम टाइम इट शुड बी विद इन दी पेइंग कैपेसिटी ऑफ दी कंपनी, और ये कंपनी की पेइंग कैपेसिटी में भी होनी चाहिए, अमाउंट उतनी पे की जाएगी। नाउ नेक्स्ट है पॉजिटिव एंड वायलेटिंग इफेक्ट्स ऑफ रेम्यूनरेशन। अगर आप फेयर रेम्यूनरेशन पे करोगे तो उससे एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहेगा, एम्प्लॉय की इंगेजमेंट और एम्प्लॉय की कमिटमेंट जो है टुवर्ड्स द कंपनी वो भी इंक्रीज हो जाएगी। अगर मोटिवेटेड रहेगा तो ऑब्वियसली बात है अच्छा काम ही करेगा। अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हो तो एम्प्लॉय टर्नओवर इंक्रीज हो जाएगा। एम्प्लॉय टर्नओवर बेसिकली रेशो, जिस रेशो में आपके एम्प्लॉयज आपको छोड़ के चले जा रहे हैं, आप निकाल रहे हो या फिर वो खुद जा रहे हैं, उस परसेंटेज को कहा जाता है एम्प्लॉय टर्नओवर। अगर आप फेयर रेम्यूनरेशन पे नहीं करोगे तो परसेंटेज ऑफ पीपल जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा रहे हैं वो इंक्रीज हो जाएगी। एम्प्लॉय डिससेटिस्फेक्शन एंड डीमोटिवेशन, एंड एम्प्लॉयज जो है वो डिससेटिस्फाइड और डीमोटिवेटेड फील करेंगे। सो दैट्स इट गाइस, ये 4 प्रिंसिपल्स आज हमें डिस्कस करने थे। होपफुली आप लोगों को समझ आए होंगे। इनमें से कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हुई कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, हम लोग डिस्कस कर लेंगे। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कुछ और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।